बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुनैन बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, हर वीक नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं और कोशिश करते हैं ऐसा टॉपिक लेकर आएँ जो आप लोगों से इंटरलिंक कर रहा हो, और कोशिश करते हैं जो आप लोग जिस कशमकश का शिकार होते हैं या जिस तरीके से कोई भी बीमारी के अंदर मुब्तला होते हैं, तो उसके अंदर सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरीके से उसको कैरी करना चाहिए या आगे लेकर चलना चाहिए, या कंसल्ट कितनी ज़रूरी है डॉक्टर की, वो तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं। और यहाँ कोशिश करते हैं कि घर बैठे आपको तमाम चीज़ें या थोड़ी सी नॉलेज फराम कर सकें कि किस तरह से आप इस बीमारी से लड़ सकते हैं, या इसको फेस कैसे कर सकते हैं, या इसको टैकल कैसे कर सकते हैं। क्योंकि टॉपिक नया लाने का मकसद ये होता है कि डिफरेंट तरह के टॉपिक्स पे डिस्कस करें और उसके हवाले से आपको ब्रीफ भी कर सकें। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कार्डियोलॉजिस्ट के हवाले से, यानी हार्ट की डिसीज़ के हवाले से। बहुत सारे ऐसे हमारे पेशेंट्स होते हैं जो कि दिल की बीमारी में मुब्तला होते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि वो दिल की बीमारी में मुब्तला है। बाज़ वक़्त सिम्टम्स उन्हें समझ नहीं आते, बाज़ वक़्त नॉर्मल से भी अगर हार्ट बीट तेज़ हो जाती है तो लोग अपने आप को बड़ा ऐसा समझने लगते हैं कि शायद उनके दिल में तकलीफ़ हो रही है और वह दिल की बीमारी में मुब्तला हो गए। हालाँकि इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, बहुत सारे इसकी फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जिनको जानना बड़ा ज़रूरी है, और इनकी स्टेजेस भी होती हैं जिनको कैरी करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज इस तमाम मौजू के ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ जो डायबिटिक पेशेंट है उस हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि बाज़ का डायबिटिक पेशेंट्स को यही नहीं पता होता कि उनको शुगर है, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी डाइट के अंदर इस तरह की खुराक रखते हैं या इस तरह की चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो होना शुरू हो जाती हैं। तो किस तरीके से इसको भी फेस करना चाहिए, आज इन दोनों मौज़ूआत पर बात करेंगे। साथ ही इसमें ब्रीफ डिस्कशन इसलिए करेंगे क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस चीज़ को समझना या इस चीज़ को आगे लेकर चलना। बाज़ वक़्त पेशेंट जो है वो उसको आगे लेकर तो चल रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि इन बीमारी को टैकल कैसे करना है, या इसके कौन कौन से टेस्ट होने चाहिए, या हमें कब जाके जो है वो उसका चेकअप कराना चाहिए। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसमें एक पेशेंट को अपने आप पर काबू रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आज इसी पर डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ जो प्रोग्राम में गेस्ट मौजूद है वो है डॉक्टर मोहम्मद आरिफ रज़ाक साहब। आपको वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर, जो कि पेशे से कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं और साथ ही साथ जनरल फिजिशियन भी हैं। वेलकम करूँगी एक बार फिर। सबसे पहले तो हम हार्ट की डिसीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। नॉर्मल सा एक सवाल पूछूंगी सबसे पहले तो, कि क्या वजूहात होती हैं? जी, सबसे पहले तो शुक्रिया मेट्रो वन न्यूज़ का कि हमें मुझे इस चैनल पे इनवाइट करने का और एक आगाही प्रोग्राम को पेशेंट तक पहुंचाने का। जी, हार्ट डिजीज़ वक्त के साथ जैसा हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से इस वक्त फैल रही हैं। तो हार्ट डिजीज़ में कई चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर से लेकर फालिज का होना, और फिर दिल के अमराज में जिसमें हार्ट अटैक का होना, और मुख्तलिफ तरह के जो दिल के जो अमराज होते हैं उसमें। तो उसमें जो मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास कई जो पेशेंट्स आ रहे होते हैं वो ब्लड प्रेशर के हवाले से बड़ा फ्रीक्वेंटली ओपीडीज़ में भी आ रहे होते हैं, और कई दफ़ा जब वही ब्लड प्रेशर जब तजावुज़ कर जाता है तो वो हाइपरटेंशन क्राइसिस यानी हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के तौर पर आ जाता है। तो उस चीज़ को डायग्नोज करना और फिर उसको ट्रीट करना, यही सारा सब कुछ एक कार्डियोलॉजिस्ट का और एक फिजिशियन का काम होता है कि उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट की तरफ ले। ठीक है, आपने कहा कि सही तरीके की ट्रीटमेंट देना हमारा काम होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमने पेशेंट्स को देखा है बड़े ज़्यादा हाइपर पोजेसिव भी होते हैं और बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन हो जाते हैं। यानी अगर उनको छोटी सी बीमारी होने लगती है, फॉर एग्जांपल अगर हल्का सा पेन उठ रहा है दिल के अंदर, तो एकदम से बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो मज़ीद बीमारी बढ़ जाती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए या इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर कोई हार्ट डिसीज़ की तरफ जा रहा है तो पहला सिम्टम्स क्या आएगा उसको? देखें, अगर हार्ट डिजीज़ में है तो पहले तो ये है कि पेशेंट हमारे पास किस तरह की कंप्लेन के साथ है। लेट्स सपोज अगर वो चेस्ट पेन कंप्लेन के साथ है तो चेस्ट पेन में फिर हमें इवैल्यूएशन करनी पड़ती है, और वो डॉक्टर की मौजूदगी में या किसी भी कार्डियक इमरजेंसी में या कोई नॉर्मल इमरजेंसी हो जहाँ ईसीजी की फैसिलिटी मौजूद हो, तो ईसीजी करवा के हम उसमें चेक कर सकते हैं कि उसमें कार्डियक रिलेटेड चेंजेस हैं या नहीं है। अगर तो उसमें लेट्स सपोज अगर हार्ट रिलेटेड चेंजेस हैं जो कि अटैक की तरफ जा रहे हैं, तो हमें फिर एडमिट करके उसको मज़ीद परसू करके उसके लैब टेस्ट करवा के उसको मज़ीद तशख़ीस के लिए हमें एडमिट करना पड़ता है। लेट सपोज़ अगर वो सिर्फ खाली ब्लड प्रेशर के हवाले से है, बाज़ वक़्त ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से भी सीने में दर्द हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर की फिर हम वक्ती तौर के लिए उसके ब्लड प्रेशर डाउन करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, जो कि हमारी ईज़िली अवेलेबल भी होती है। कैपोटेन जो कि है कैप्टोप्रिल के नाम से ईज़िली है, तो वो 25 मिलीग्राम हम ओरली यूजुअली दे देते हैं, और जिस दौरान ब्लड प्रेशर जब ईआर में डाउन हो जाता है तो फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि हर ब्लड प्रेशर का बढ़ना
उसको हम हार्ट की तरफ डेफिनेटली इशारा इमरजेंसी के करा। जी, तो वो इजीली हम घर बैठे भी कंट्रोल कर सकते हैं, बशर्त ये है कि एक डॉक्टर ने प्रॉपर, आपके जो भी डॉक्टर है उससे उसने डायग्नोज कंसल्ट किया किया हुआ हो हो। कि वो उसको हाइपरटेंशन है या नहीं है, ब्लड प्रेशर है या नहीं है। और अगर वो ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो जाता है तो फिर हमें इस बात की काउंसलिंग बहुत करना ज़रूरी है। हम तमाम पेशेंट से यही अर्ज़ करते हैं कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन अपनी तरफ से बंद ना करें। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उसी डोज को भी अगर एडजस्ट करना है तो उन्हीं की हिदायत के मुताबिक आप एडजस्ट करें। इस तरह ना हो कि एक दिन आपने ली, एक दिन आपने छोड़ दी, Skip कर दी। जिससे अल्टीमेटली प्रॉब्लम ये होता है कि अगर एक दिन भी आप स्किप करते हैं या छोड़ देते हैं तो वो नुकसानदेह इस तरह साबित होता है कि ब्लड प्रेशर शूट अप मज़ीद हो कराता है, अच्छा। उसकी वैल्यूज़ मज़ीद बढ़ जाती हैं। तो इसके लिए बहुत बेहतर ज़रूरी ये है कि हम तमाम जिन लोगों को अपना ब्लड प्रेशर का मालूम करना है कि आया ये है या नहीं है, तो हमें नॉर्मल वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि आया ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं। जब हमें नॉर्मल वैल्यूज़ पता होंगी तभी हम इस चीज़ का तयन कर सकेंगे कि ठीक है अब इस वैल्यूज़ से बराबर है या नहीं बराबर। तो यूजुअली एक जनरल, जस्ट फॉर पेशेंट्स के लिए हम एक जनरल रफ क्राइटेरिया बता देते हैं कि जब भी किसी का भी ब्लड प्रेशर 140/80, ऊपर वाला 140 हो और नीचे वाला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जैसे हम कहते हैं, ऊपर वाला 140 से ऊपर हो और नीचे वाला 80 या 80 से ऊपर हो, 80 से ऊपर ही हम ज़्यादातर इसको कंसिडर करते हैं, तो फिर उसमें हम डायग्नोज कर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर है। मेडिकल के टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे नॉर्मल, एक तो ब्लड प्रेशर होता है, हम स्टेज 1 हाइपरटेंशन और स्टेज 2, तो अब उसमें जब यहाँ हम स्टेज 1 हाइपरटेंशन को डायग्नोज अगर लेट सपोज करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ, यानी हम कोशिश करते हैं कि ऐसी ज़िंदगी में तब्दीलियों का लाना जो कि खाने के एतबार से और हेल्दी लाइफस्टाइल का रखना, जो कि जिसमें वॉक भी शामिल आ जाती है, उस तरह से जी, उस तरह से हम उस पर फोकस करते हैं। मगर जहाँ जिस पेशेंट को स्टेज 2 हाइपरटेंशन एक दफ़ा डायग्नोज हो जाता है और जिनका ब्लड प्रेशर 140 और 80 से, जिस तरह मैंने बताया कि अगर हो जाता है डायग्नोज, तो उनको मेडिसिन के साथ लाइफस्टाइल भी अपना हेल्दी रखना है। उनको कम से कम डेली बेसिस पे 20 मिनट्स मिनिमम वॉक करनी है डेली बेसिस पे, और अगर वो डेली बेसिस पे नहीं कर सकते तो कम से कम 30 to 40 मिनट्स वॉक 5 days इन अ वीक, यानी हफ्ते में 5 दिन अगर वो करें तो वो बहुत मैंडेटरी है। तो और साथ साथ फिर डाइटरी फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करना कि जिससे ब्लड प्रेशर को, नमक का हम उमूमन अक्सर ये कह रहे होते हैं कि बिल्कुल टोटली हम ओमिट नहीं करते, हम ये कहते हैं कि ऊपर से उसका छिड़काव ना हो। जी जी, जितना डाला जाता है उतना तो ठीक है, मगर ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही ओमिट कर दें, ऐड ऑन ना हो। अब जितना ज़्यादा नमक का इस्तेमाल होगा, जितनी ज़्यादा चीज़ें हम ऐड ऑन करेंगे तो उसमें ब्लड प्रेशर के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर इसी तरीके से डाइटरी फैक्टर्स में हम घी चिकनाहट वाली जिस तरह चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को ख़ास तौर पर टोटल मुकम्मल परहेज़ करना और अपना वज़न का ख्याल रखना ख़ास तौर पर, जो ये सारी वो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिससे ब्लड प्रेशर का एक मेन रोल प्ले होता है। और अगर वो स्टेज 2 हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है कंटिन्यूसली बेसिस, तो हम विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, यानी आपने कहा विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन हम तमाम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमने देखा, जैसे कि आपने भी अभी एक मेडिसिन का नाम लिया, लोगों के साथ मेंटालिटी फैक्ट ये है शायद कि अगर वो कभी भी उनको हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, दिल में तकलीफ होने लग जाती है, तो वो मेडिकल स्टोर पे जाके इस तरह की टैबलेट्स लेकर और ख़ुद ही अपने आप को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं कि शायद हम ये गोली जो है वो ज़बान के नीचे रख लें तो हमारी जो है वो हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी, हमारा ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा। और अमूमन हमने देखा है कि बाज़ औक़ात इस तरह से डेथ भी अकर हुई है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन के अंदर आपको नहीं पता होता कि आपके हार्ट की जो ये बीट्स तेज़ हो रही हैं वो किस वजूहात की बिना पर हो रही है। हम उसे एज अ ये तो ले लेते कि वो ब्लड प्रेशर का फैक्टर है, लेकिन आगे जाकर वो नुकसान का बाइस भी बन सकता है और उसकी वजह से अगर हार्ट बीट कंट्रोल में ना आए तो फिर हमें इमरजेंसी में लेकर भागना पड़ता है। जी देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, बट इसमें मेन चीज़ हमें ये देखना होता है कि आया ये ब्लड प्रेशर है या सीने में दर्द हो रहा है। लेट सपोज अगर दोनों है तो आप अपने किसी भी करीबी डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं और सबसे पहले आप दिल की पट्टी, यानी जैसे हम ECG कहते हैं, ECG करवाएं और साथ में फिर ब्लड प्रेशर भी अपना चेक करवाएं। तो अगर लेट सपोज वो ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उस दौरान एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट के तौर पे, जिस तरह मैंने मेडिसिन का बताया कि कैप्टोप्रिल दी जाती है, कैप्टोडन के नाम से इजीली अवेलेबल है हर जगह पे, और ये हमारे मेडिकल स्टोर पे तमाम, तो वो शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन होती है और ये उस टाइम पे वक्ती तौर के लिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लेती है। मगर इसका ये बिल्कुल हरगिज़ मकसद नहीं है कि अगर आप घर पर मौजूद हैं और अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल भी है और अगर आपके सीने में दर्द हो रहा है तो आपने वो मेडिसिन ले ली। इसके लिए ज़रूरी है कि अपने करीबी डॉक्टर से ज़रूर इसको रुजू करें। और जब भी सीने में जब दर्द होता है
तो हर सीने का दर्द ज़रूरी नहीं कि वो दिल का ही हो मसला। Exactly. तो उस चीज़ के तयन के लिए इसी वजह से हम कहते हैं कि एमरजेंसी में आके अपनी ईसीजी करवाएं और फिर उसमें मज़ीद तयन हो सकता है। अब जिन लोगों को ऑलरेडी अगर कार्डियक पेशेंट है, डायग्नोज्ड है, जिनकी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टीज हो चुकी हैं, या जिनको पहले माइनर एक अटैक हो चुका है, जिन्हें एंजाइना हो चुका है, या एक सर्जरी भी कार्डियक रिलेटेड हो चुकी है, तो वहाँ हम उस सूरत में कहते हैं कि ठीक है, उनके जेब में पॉकेट में एक मेडिसिन होनी चाहिए, पॉकेट पिल जैसे हम कहते हैं, और वो एंजेसिड के नाम से सबलिंगुअल ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट है। ये ज़बान के नीचे रखने वाली मेडिसिन है, और ये रखने वाली मेडिसिन उसी सूरत में ली जाए कि जब एक डॉक्टर ने ऑलरेडी डायग्नोज किया हो कि आप कार्डियक रिलेटेड है, अब ये आपके पास ये मौजूद हर वक्त होनी चाहिए। कभी सीने में शदीद दर्द हो, उल्टे हाथ के बाजू की तरफ ये दर्द जा रहा हो, साथ में ठंडे पसीने भी आ रहे हो, और उस टाइम पे एहतियातन आपने ब्लड प्रेशर भी चेक कर लिया, और अगर वो उसमें नॉर्मल रेंज में या उससे तजावुज़ है तो उस टाइम पे आप ज़रूर रखें, क्योंकि ये वो मेडिसिन है कि बाज़ औक़ात ब्लड प्रेशर को बिल्कुल लोअर डाउन भी कर सकती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर सीने का जो दर्द है उसमें ये मेडिसिन ज़बान के नीचे रखने वाली रख ली जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात जो सीने का जो दर्द होता है वो मैदे की जलन और तेज़ाबियत की वजह से भी हो सकता है, गैस्ट्रिक इशू भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारे पास तकरीबन जो पेशेंट, जो जनरल पेशेंट जो आते हैं, वो गैस्ट्रिक रिलेटेड होते हैं, और फिर उसमें हमें मेन चीज़ यही डायग्नोज करना होता है कि आया उसके दूसरे सिम्टम्स भी हैं क्या, लेफ़्ट साइडेड चेस्ट पेन है या नहीं है, रेडिएशन टुवर्ड्स लेफ्ट आर्म है या नहीं है, उसके साथ स्वेटिंग है नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो फिर फौरी बेसिस पे ईसीजी करवा के हम कंफर्म करते हैं, और फिर हम अगले लाए अमल तय करते हैं डॉक्टर हज़रात उसको क्या करना है। मगर घर बैठे खुद से बगैर एडवाइस किए हुए ट्रीटमेंट इस्तेमाल करना ये बिल्कुल ठीक नहीं। और ये बड़ा कॉमनली भी होता जा रहा है, और हर प्रोग्राम के अंदर हम इसको डिस्कस इसलिए करते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं अपनी रूटीन की लाइफ में भी देख रहे हैं, सर्कल यही चलता जा रहा है। सोशल मीडिया का दौर है, लोग सर्च करते हैं, यूट्यूब करते हैं, गूगल करते हैं, क्या हम लोग घर में किस तरीके की रेमेडीज़ ले सकते हैं, किस तरीके की ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जो कि एक वक्त तक तो आपको ठीक है क्योर कर देगी, लेकिन आगे जाके आपको कितना नुकसान पहुँचा सकती है उसका आइडिया नहीं है। तो यहाँ बैठ कर आपको थोड़ा सा अवेयरनेस करने की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम माशरे के अंदर देख रहे हैं कि लोग कंसल्ट करने के बजाय या डॉक्टर के पास जाने के बजाय कोशिश करते हैं कि घर में बैठकर हम खुद ही ट्रीटमेंट कर लें, और जिसकी वजह से नुकसानात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करें। अगर कोई फिजिशियन है घर के करीब तो उससे आप कंसल्ट कर लें या किसी के पास चले जाएं, ताकि आप जो मेडिसिन ले रहे हो एटलीस्ट आपकी वो नोयत पता चल सके आपको कि वो मेडिसिन आपके लिए क्योर भी कर रही है आपको या फिर आगे जाके नुकसान दे रही है। अच्छा, ये तो हमने बात की हाइपरटेंशन की कि इस तरह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और उसके ये रीजंस हैं, और इस तरह से उसको हम लोग मेंटेन भी कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं ज़रा हाइपरटेंशन से रिलेटेड जो हमारे कहते हैं हार्ट अटैक्स के सिम्टम्स होते हैं। अब हार्ट अटैक के सिम्टम्स लोगों को अमूमन नहीं पता होता कि क्या होता है। अगर एक पेशेंट बेड पे लेटा हुआ है और उसको एक हार्ट अटैक हो चुका है, बाज़ औक़ात मैंने ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जिनको हार्ट अटैक हो चुका होता है, और जब वो हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं तो डॉक्टर डायग्नोज करते हैं कि इनको तो 2 अटैक्स आ चुके हैं। यानी उनको पता नहीं लग रहा होता कि उनको अटैक्स आए हैं या एक अटैक पड़ चुका है, 2 अटैक पड़ चुका है, क्योंकि वो चल भी रहा है, वो मूवमेंट भी कर रहा है, वो जा भी रहा है, उसके अंदर इतनी विल पावर होती है, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा होता। ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं जो कि यानी या तो सिम्टम्स ही नहीं है या तो होते हैं, तो वो कौन से होते हैं? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बाज़ औक़ात जब सीने में जब दर्द होता है तो जिस तरह मैंने बताया कि ये उल्टे हाथ की तरफ दर्द जाता है, बस ज़रूरी नहीं कि सिर्फ उल्टे हाथ की तरफ हो। अगर दोनों आर्म्स में अगर ये पेन है और साथ में अगर यही पेन रेडिएट हो रहा है कमर की जानिब यानी बैक की तरफ, गर्दन की तरफ भी हो सकता है, और साथ में अगर ठंडे पसीने आ रहे हैं, और अगर ये दर्द चलने फिरने से या कोई भी एक्टिविटी इस हवाले से मैं आपसे ब्रीफ भी जानूंगी क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और इस पे बात करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हार्ट अटैक के सिम्टम्स अमूमन नहीं पता चलते। हमने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जो कि ट्रेवल कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, और उन्हें पता ही नहीं चल रहा होता कि उनको हार्ट अटैक हुआ, और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तब पता चलता है। तो इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से हाजिर होंगे, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक नाज़रीन, हेल्थ टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे हार्ट अटैक के हवाले से, क्योंकि अमूमन हम देख रहे होते हैं पेशेंट्स को सिम्टम्स नहीं आते। इससे पहले भी हमने बात की और हमने देखा कि पेशेंट्स जो है वो सर्वाइव कर रहे होते हैं सिचुएशन के अंदर, और अगर वो ट्रैवल भी कर रहे हैं या कहीं जा भी रहे हैं या आ भी रहे हैं तो उन्हें पता नहीं चल पाता कि सिम्टम्स हैं क्या। और जब डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, जब उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज होनी शुरू हो जाती है, तब पता चलता है कि इनको माइनर अटैक्स आए या एक अटैक आया, दूसरा अटैक आया। तो इस वजह से काफ़ी पेशेंट पैनिक का शिकार हो जाते हैं, उनके फैमिलीज भी पैनिक का शिकार हो जाते हैं, और लोगों के दिमाग पे ये पॉइंट ज़रूर रेस करता है कि इसके सिम्टम्स हैं क्या, या ये साइलेंट किलर के तौर पर जाना जाता है। हाइपरटेंशन को वैसे ही हम कहते हैं कि इट्स एक्ट एज अ साइलेंट किलर,
और जब ये कई पेशेंट्स में ये पता ही नहीं चल पाता कि आया ये ब्लड प्रेशर है, क्योंकि पेशेंट कई दफ़ा हेडेक की सिर्फ सिंपल कंप्लेन कर रहा होता है और वो पैनाडोल या पैरासीटामोल वो लिए जा रहा होता है। बट बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि उसको हेडेक भी नहीं होता, और फिर जब ऑल ऑफ अ सडन जब वो कभी वो ब्लड प्रेशर अपना चेक करवा रहे होते हैं तो वो बढ़ कर आ रहा होता है। तो फिर उस सूरत में हम डेफिनेटली हम ये डायग्नोज करते हैं कि वेदर वो स्टेज 1 की तरफ है या स्टेज 2। अगर लेट्स सपोज वो काबिल कंट्रोल्ड है और स्टेज 1 की तरफ है, और कभी कभी ड्यू टू द एंग्जाइटी या स्ट्रेस रिलेटेड की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में हम इस चीज़ का खास ख्याल रखते हैं कि डेली बेसिस पे पेशेंट को वॉक करनी है, डेली बेसिस पे अपना डाइटरी फैक्टर पे खास कंट्रोल करना है। अब डाइटरी फैक्टर्स में कई पेशेंट्स हमसे यही सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब हम किस तरह से क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर करें कि जिससे जी, तो उसमें हम का एक तो चीज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का, सब्जियों का, फलों का इस्तेमाल करें, और वो उसकी भी क्वांटिटी हो, मिकदार हो। एक क्वांटिटी का अगर आप मेंटेन रखेंगे और घी चिकनाहट वाली चीज़ों से परहेज़ करेंगे, साथ में हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ अपने वॉक का भी एहतियातन ख्याल रखेंगे, तो ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां और कई दिल के अमराज और शुगर नुमा जैसी जो बीमारियां हैं उन सब से आप बच सकते हैं। हमने अक्सर ये देखा है कि कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ऑलरेडी अटैक हो चुका होता है, और इसके बावजूद भी वो मेडिसिन्स कभी लेते हैं कभी नहीं लेते, और जब सीने में दर्द होता है तभी लेते हैं। तो फिर उस सूरत में हम ऐसे पेशेंट से खास तौर पर एडवाइस करते हैं कि आप अपनी मेडिसिन स्किप ना करें। आप अपनी जो भी मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब की गई हैं डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक उसको रेगुलरली बेसिस पे लें, अपना फॉलोअप अपना चेकअप करवाएं जिस कार्डियक से आप सेटिस्फाई हैं, और इसके साथ साथ अपना वज़न का ज़रूर तवाज़ुन रखें कि उसमें वो क्या नॉर्मल रेंज में है नहीं है अकॉर्डिंग टू द BMI। कितना होना चाहिए? देखिए, हम जो बेसिकली एग्जैक्टली जो वेट के हवाले से हम अक्सर डिस्कस करते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू द BMI के उस पर। अच्छा, BMI से भी हट के हम वेस्ट टू हिप रेशियो की तरफ है, यानी कमर का और पेट का जो जितना जो उसका जो साइज़ है, अगर वो एक नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, लेट्स सपोज अगर हम BMI को भी अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं और अगर वो 25 से बिलो है तो अंडर नॉर्मल रेंज हमारा कहलाता है। उसके BMI का फॉर्मूला है, आजकल गूगल पे या दूसरी ऐप्स आती हैं, हम उसमें ईजिली मेजर कर सकते हैं। मगर इन सब चीज़ों के जो मेन चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि कई कार्डियक पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं हमारे पास जो कि मेडिसिन कभी कभार ले रहे होते हैं, तो उनसे हमारी दरख्वास्त यही होती है कि अपनी कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड उसमें कई मेडिसिन होती है, उसमें ब्लड प्रेशर से भी रिलेटेड मेडिसिन होती हैं, तो उसको अगर आप एक दिन भी स्किप करेंगे तो वो उसकी वैल्यूज़ में अक्सर हमने यही देखा है कि वो बढ़ चढ़ कर वैल्यूज़ आ रही होती है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें इस चीज़ का खास ख्याल रखना होता है कि मज़ीद उसमें वैल्यूज़ बढ़े नहीं बल्कि कंट्रोल में। अच्छा डॉक्टर आरिफ, आप क्या समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स जो कि नॉर्मली जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है या चिकनाई बहुत ज़्यादा खाते हैं या फैट्स बहुत ज़्यादा हैं बॉडी के अंदर, तो वो लोग भी हार्ट का शिकार होते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, अब उसका कई रिस्क फैक्टर्स हैं। हम जब भी कार्डियक पेशेंट्स में होते हैं ना, हम पहले रिस्क फैक्टर्स को असेस कर रहे होते हैं। क्या उसको ब्लड प्रेशर है, क्या उसको पहले कभी माजी में स्ट्रोक वगैरह हो चुका है, या उसकी फैमिली हिस्ट्री है नहीं है, वो स्मोकिंग करता है नहीं है, स्मोकिंग का, और फिर इसका कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है तो इसकी फैमिलियल है या ये अभी बढ़ा है। तो जब ये सारी चीज़ों को अगर हम नोट डाउन करते हैं और कोलेस्ट्रॉल जब लगातार बढ़ रहा होता है तो हम मेडिसिन तो स्टार्ट कर देते हैं, हम साथ साथ डाइटरी फैक्टर्स पे भी फोकस करते हैं। अब एक पेशेंट है कि जिसका ऑलरेडी उसका लाइफस्टाइल में अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है और वो स्मोकिंग भी है, क्योंकि स्मोकिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। तो अगर स्मोकिंग, अगर तंबाकू या सिगरेट नोशी अगर आप उसी तरीके से आप कर रहे हैं और अपने चीज़ों पे एहतियाती तदाबीर पे फोकस नहीं कर रहे हैं तो उन मेडिसिन का कोई फ़ायदा नहीं है। एग्जैक्टली। और जैसे कि आपने कहा कि तंबाकू नोशी या सिगरेट्स पीना बहुत ज़्यादा हमारी एक यूजुअली लाइफ का हिस्सा हो गया और आप कहते हैं मॉडर्न कल्चर के अंदर आ गया, हर दूसरा शख्स जो है वो स्मोकिंग कर रहा है, लेकिन उससे नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और हार्ट का सबसे पहले आपने कहा कि उस पर असर पड़ता है और बहुत तेज़ी से असर पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल की हम बात कर रहे थे, कोलेस्ट्रॉल की रेंज क्या होती है? क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स जो होते हैं
वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करते हैं हार्ट की डिसीज़ के ऊपर, हार्ट पे एकदम से प्रेशर पड़ता है उनका, और कोलेस्ट्रॉल में कमी के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, या उसको कंट्रोल करने के लिए ज़िंदगी की एक्टिविटी के अंदर क्या चेंजेस लानी चाहिए? अच्छा देखिए, आपने जो रेंज की जो बात करी, हम अक्सर जो कोलेस्ट्रॉल को जो टेस्ट करवा रहे होते हैं, एक जो नॉर्मल एक कई डॉक्टर्स की क्लिनिक पे एक स्ट्रिप टेस्ट होता है, जैसे हम सिंपल टोटल कोलेस्ट्रॉल वैल्यू होता है, वो हमें एक हिंट दे देता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या नहीं है। नॉर्मली हम उस सिर्फ खाली एक स्ट्रिप टेस्ट से, ब्लड स्ट्रिप से एक सिंपल से निकाल के हम चेक कर लेते हैं, तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि है या नहीं है। अब वो अगर लेस देन 150 होता है तो वो नॉर्मल हमें कंसिडर किया जाता है, बट अगर मोर देन 150 होता है तो फिर हम ये देख रहे होते हैं कि उसमें दूसरे रिस्क फैक्टर्स हैं, लाइक डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, स्मोकिंग है, तो फिर हम उसका मज़ीद टेस्ट फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं। और फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल में हम सारी चीज़ें ये चेक कर रहे होते हैं कि उसमें क्या क्या वैल्यूज़ है, उसमें फिर मुकम्मल हमें अंदाज़ा हो जाता है कि टोटल कोलेस्ट्रॉल वैल्यू कितनी है, एलडीएल कितना है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी। अब यही उसी में ही ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, दिस इज़ नोन एज ऑल्सो नोन एज कॉमनली बैड कोलेस्ट्रॉल, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो एचडीएल होता है। तो उसकी जो वैल्यूज़ हम अक्सर मेल्स और फीमेल्स में कोशिश यही हमारी होती है कि वो पेशेंट्स की नॉर्मल वैल्यू जो होती है उससे ज़्यादा हो, मतलब वो 40 या 40 अबव हो तो बहुत अच्छा हम कंसिडर कर रहे होते हैं। और यही अगर एलडीएल अगर लोअर साइड पे होता है, लेट सपोज अगर 100 या 100 से बिलो है, तो हम इसे नॉर्मल कंसिडर कर रहे होते हैं, बेहतर कंट्रोल। बट अगर वो थोड़ी सी रेंज अगर उसकी ज़्यादा होती है एलडीएल की, तो फिर नॉर्मल वैल्यूज़ हर उसकी लेबॉर्ट्री की इसमें लिखी होती है, तो अगर वो ज़्यादा होती है तो हम उसके मुताबिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अलॉन्ग विद हम मेडिसिन की ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर रहे होते हैं। लेकिन कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स को मैंने देखा है कि वो अपनी ज़िंदगी में चेंजेस ज़्यादा लाते नहीं, क्योंकि हाथ रोकना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। और जिस तरीके से आजकल का ट्रेंड है, जंक फूड इतना ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में शामिल हो चुका है, सब्जियां बिल्कुल छोड़ दी हैं लोगों ने, तेल का इस्तेमाल बेदरेक हो रहा है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की जब चीज़ें होंगी तो कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका कंट्रोल के बजाय किस हद तक जो है आपको नुकसान देखिए, दे यही सकता है? इसी वजह से यही वजह है कि आजकल हम यंगस्टर्स में पहले उसमें जो स्टडीज़ वगैरह जो प्रोवाइड होती है, अब लोगों को सोचते थे कि भाई इनको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है या इनका हार्ट का प्रॉब्लम है। आज तो हम यंगस्टर्स को देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग जो है लड़कियों को देख रहे हैं कि इस तरह की कंडीशन में मुब्तला है। जी, तो इसी वजह से हमने यही देखा है कि जो यंगस्टर्स में भी अब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बड़ी कॉमन है। उसकी दो मेन वजह हैं, एक तो स्मोकिंग, और दूसरा यंगस्टर्स में मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि वो जंक फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना। उस जंक फूड के इस्तेमाल की वजह से बहुत ही यंग एज में ब्लड प्रेशर जैसे अमराज का डेवलप हो जाना और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। हमारे पास कई पेशेंट्स ऐसे भी बिल्कुल यंग रिलेटेड पेशेंट्स हैं जो कि 30 to 40 के रेंज में, और उनको दिल का अमराज हुआ है, यानी दिल का अटैक हुआ है, उनकी हमने एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टीज़ की हैं। तो इस सारे चीज़ों को फिर मद्देनज़र रखते हुए हम लाइफस्टाइल पे भी फोकस करते हैं, साथ में हम ट्रीटमेंट की तरफ। एक दफ़ा वंस डायग्नोज हो जाता है एज एन इस्केमिक हार्ट डिजीज़ या एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम, जैसे हम ACS कहते हैं, हम डॉक्टर हज़रात जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो फिर उसको जो मेडिसिन्स हैं वो हिदायत के मुताबिक तकरीबन ताहयात हमें वो मेडिसिन्स को कंटिन्यू करना पड़ता है, क्योंकि उसमें हम ये मेक श्योर करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन रेगुलरली बेसिस पे हो। उसमें जिस तरह से एक खून पतला करने वाली जैसे गोली है एस्कार्ड या एस्प्रिन के नाम से, वो हम कंटिन्यूसली बेसिस पे हम कंटिन्यू कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से अगर कोई भी पेशेंट अगर ये समझता है कि इन सारी चीज़ों से अगर हमें बचना है और अपने हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, तो मेन चीज़ है कि फूड फैक्टर्स और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ ज़्यादा फोकस करें, डेली बेसिस पे वॉक का ख्याल रखें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो आप ये नहीं समझते कि एक बहुत बड़ा पार्ट इसमें डिप्रेशन और स्ट्रेस का है? क्योंकि जिस तरह का माहौल इस वक्त हम देख रहे हैं, एनवायरनमेंट देख रहे हैं, पहले देखा जाता था बड़े बुजुर्ग जो है वो एक हेल्दी ग़िज़ा लेते थे, एक अच्छे माहौल में रहते थे, जितना खाया उतना गुजर बसर हो गया, इस माहौल में जीते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यंगस्टर यूथ या जैसे जैसे हमारी यंग जनरेशन आ रही है, उसके अंदर डिप्रेशन और एनजाइटी बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, जिसकी वजह से छोटी छोटी बीमारी, यानी अगर हम यंगस्टर्स को देखें, ब्लड प्रेशर की बीमारी में मुब्तला है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा हैं बॉडी के अंदर, हार्ट की बीमारी हो रही है, इस तरह के मसाइल बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगे। तो एक वजह आप इस डिप्रेशन एंजाइटी को देख सकते हैं। डिप्रेशन एंजाइटी का स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से हमने देखे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो दिल के अमराज है उसमें इजाफा हुआ है, और उसकी वजह से, उसी डिप्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा अरसे तक कम से कम जैसे हम कहते हैं कि 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। तो अगर डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से अगर नींद की कमी आ रही है,
तो इसकी वजह से भी एक कार्डियक वैस्कुलर डिजीज़ में इजाफा हुआ है। ब्लड प्रेशर का बढ़ना भी इसी वजह से स्ट्रेस रिलेटेड है, क्योंकि वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली बेसिस पे बढ़ता है। तो इसी वजह से हम फिर कई दफ़ा ये करते हैं कि हम ऑफिस ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग रीडिंग हम कर रहे होते हैं कि यानी काम करने के दौरान जब वो होता है उसमें कितना होता है, और सुकून की हालत में यानी जब रेस्टिंग स्टेट में होता है तब कितना। और जो रेस्टिंग स्टेट में जो ब्लड प्रेशर की जो वैल्यूज़ होती हैं वही एक्चुअल आइडियल वैल्यूज़ होती हैं जिसके बिहाफ पे हम डिसाइड करते हैं कि आया उसको मेडिसिन स्टार्ट करनी है नहीं करनी। ये इसी तरीके से बात है कि अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी में आता है या ओपीडी क्लिनिक में आता है और अगर उसका ब्लड प्रेशर उस टाइम पे रेज्ड है तो दैट कैन बी ड्यू टू द एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस। वो अपनी परेशानी की वजह से भी हो सकता है। तो हम ज़रूर पेशेंट को यही एडवाइस करते हैं कि आप अपने 15 से 1 महीने तक के रीडिंग्स का एक चार्ट बना के लाएं जो सुकून की हालत में यानी रेस्टिंग स्टेट में हो। आप ज़रूर मॉनिटर करें कम से कम 2 वैल्यूज़, और जब वो वैल्यूज़ अगर रेस्टिंग स्टेट में भी अगर नॉर्मल आती हैं या अगर बढ़कर आती हैं तो फिर हम उसके मुताबिक ट्रीट करते हैं। बट अगर वो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं तो फिर इसका ये मतलब है कि आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना है ताकि ब्लड प्रेशर काम के दौरान या एंग्जाइटी और स्ट्रेस के दौरान ना बढ़ पाए। सही, यानी एक बहुत बड़ी वजूहात ये भी हैं जिसकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब हम सर्जरी की तरफ ज़रा अगर निकलें तो जब फॉर एग्जांपल के तौर पर सर्जरी की कब नोयत आती है, यानी आप जिस तरीके से अब तक हम लोगों ने बात की तो वो ट्रीटमेंट रिलेटेड ही बात की कि मेडिकेशन होती है और मेडिकेशन करने के बाद तमाम तर चीज़ें जो है वो आगे लेके जाते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको प्रोलॉन्ग मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है और वो सारी ज़िंदगी उस पर भी रहते हैं। लेकिन अब हम ज़रा सर्जरी के ऊपर आएंगे क्योंकि मोस्टली ऑफ द पेशेंट ये भी सोच रहे होते हैं कि अगर हम इस बीमारी में मुब्तला हैं तो एट्स व्हाट कंडीशन, कब कौन सी ऐसी नोयत आती है जिस पर सर्जरी की तरफ जाया जाता है। एक छोटी सी ब्रेक लूँगी नाज़रीन, ब्रेक से वापस आऊँगी, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक नाज़रीन, हेल्थ टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन की, हाइपरटेंशन के ऊपर डिस्कशन की, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हाइपरटेंशन की भी स्टेजेस हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस आपको किस हद तक मुतासर कर सकता है, उन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन की। साथ ही साथ हार्ट डिसीज़ किस नोयत की होती हैं, किस तरह से आपको पता चलता है, उसके सिम्टम्स क्या है। कोशिश करें छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ा जाए, क्योंकि प्रोग्राम के थ्रू आउट हमारा मकसद भी ये होता है कि छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ कर आप तक पहुँचाया जाए ताकि आप उसको लाइटली ना लें। लाइटली लेंगे तो वो आगे जाके मज़ीद नुकसान का बाइस बनेगी। अब हमने कहा था कि ब्रेक से जब वापस आऊँगी तो बात करूँगी थोड़ी सी सर्जरी के ऊपर कि नोयत कब आती है, यानी डिपेंडेंसी कब होती है कि हम सर्जरी की तरफ जाएं डॉक्टर साहब। क्योंकि अमूमन हम देख रहे होते हैं कि पेशेंट, जैसे कि आपने भी कहा कि दवाइयों के सहारे ही ज़िंदगी गुजारता है, तो दवाइयों के सहारे जब ज़िंदगी गुजारा होता है तो उसे सर्जरी की नीड नहीं होती है। इट्स मीन दैट कि आप दवाइयों से उसे कंट्रोल कर लेंगे। सर्जरी की नीड कब आती है? देखें, ये डिपेंड करता है। असल में मेन चीज़ ये होती है कि जिसका आपने एक नाम बड़ा कॉमनली सुना होगा, कोरोनरी एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी दर हकीकत एक टेस्ट का नाम है जिसमें हम हार्ट के वेसल्स की यानी दिल के जो वेसल्स हैं, कोरोनरी वेसल्स, उसको हम देख रहे होते हैं कि उसमें किस लेवल की ब्लॉकेज है। अगर तो उसमें वेसल्स की ब्लॉकेज एक हद से ज़्यादा होती है और वो एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डिसाइड करता है, अगर तो वो एक हद से ज़्यादा होती है, लेट सपोज अगर वो तीनों वेसल्स अगर लेट सपोज ब्लॉक है तो फिर वो मामला कार्डियक सर्जरी की तरफ जाता है और फिर हम कार्डियक सर्जन के पास हम रेफ़र करते हैं। तो इसी वजह से जो, जैसे मैं एक एज अ कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, तो अब उसमें हम ये तयन कर रहे होते हैं, हम ये देख रहे होते हैं एंजियोग्राफी की रिपोर्ट के बिहाफ में कि आया ये पेशेंट एंजियोप्लास्टी की तरफ, फिटनेस की तरफ है, या ये पेशेंट हमारा कार्डियक सर्जरी की तरफ है। अगर कार्डियक सर्जरी की तरफ है तो हम कार्डियक सर्जन के पास रेफ़र करके उसको ओपन हार्ट सर्जरी होती है, जैसे कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टी, जैसे कैबेज भी हम अपनी टर्म्स में कह रहे होते हैं, और वो एक लॉन्ग लेंदी प्रोसीजर है डेफिनेटली। और मगर दोनों सूरत हाल में, चाहे एंजियोप्लास्टी है चाहे कार्डियक सर्जरी का है, मेडिसिन्स ताहयात होती हैं डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटरी लाइफस्टाइल की तरफ, और वो तो फोकस वो अपनी जगह है, साथ में मेडिसिन्स का ये सारा सब कुछ है। तो जिन पेशेंट्स को अगर इस चीज़ का कंसर्न होता है कि मैं अगर सर्जरी नहीं करवाना चाह रहा और सिर्फ मेडिसिन्स पे ही है, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ खाली मेडिसिन्स पे ही, बाज़ औक़ात एंजियोप्लास्टी की नौबत आ सकती है। क्योंकि वजह ये होता है कि लेट सपोज़ अगर वो दिल का अटैक बार बार हो रहा है या आपके जो सिम्टम्स की बिहाफ पे अगर वो चेस्ट पेन हो रहा है या वो जानलेवा साबित हो सकता है अकॉर्डिंग टू द ECG, तो उस सूरत हाल में फिर हमें ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है
कि पेशेंट की जान किस तरह से बचाई जा सके। तो हमें कई दफ़ा आपने लफ्ज़ हम अक्सर सुनते हैं कि प्राइमरी एंजियोग्राफी, जब प्राइमरी का लफ्ज़ आ जाता है तो वहाँ फिर हम डिसीजन इस बात पे नहीं, हमें क्योंकि जान बचानी होती है तो हम एंजियोग्राफी करके वक्ती तौर के लिए हम एंजियोप्लास्टी कर देते हैं, जो वेसल्स खोलते हैं, और फिर अगर अगला किलाया अमल होता है तो फिर हम कार्डियक सर्जरी की तरफ भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो वेन ब्लॉकेज की आपने बात की, वेन ब्लॉकेज के रीजंस क्या होते हैं, पहले तो ये बता देखिए, दें। आर्टरी ब्लॉकेज की जो रीजंस है कि जब क्लॉट का बर्डन यानी कोलेस्ट्रॉल, प्लग्स और दूसरी जो चीज़ें जब फॉर्मेशंस होती हैं, जब क्लॉट की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा वेसल्स में अक्लूड होती हैं तो वो बायस बनती हैं ब्लॉकेज का। जब वो ब्लॉकेज का बनती हैं तो इसी वजह से ही एक सादा लैंग्वेज में हम ये बता सकें कि ये हार्ट अटैक का बायस बनता है, और उसकी मेन वजह यही होती है कि चहलकदमी ना करना, अपनी जी हर चीज़ को आजकल क्योंकि इंटरनेट की हर चीज़ की फैसिलिटी है तो हर चीज़ ऑर्डर कर लेना, तो ये सारी चीज़ें उसी चीज़ की तरफ आ जाती हैं। जिंदगी के अंदर एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं जी। कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, अदनान इकबाल बात कर रहा हूँ कराची से। जी अदनान। मैडम मेरा सवाल ये है कि मैं तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं और मेरे जो है अचानक से मेरी तबीयत खराब होती है और चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और हार्ट बीट तेज हो जाती है, और काफ़ी मैंने हॉस्पिटल में दिखाया है, एडमिट भी रहा हूँ, लेकिन कोई प्रॉपर इलाज नहीं मिला और आज भी मेरी ऐसी तबीयत रहती है। तो मुझे अभी तक ये डायग्नोस नहीं हो सका है कि क्यों होता है मेरे साथ, और फिर आधे घंटे के बाद मेरी तबीयत ठीक हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। तो बस ये डॉक्टर साहब से पूछना था कि आखिर है क्या इशू। अच्छा जी, ये आपका उस दौरान ब्लड प्रेशर, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपने अपना ब्लड प्रेशर का तयन किया है कि क्या वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल ही रहता है जब भी आप चेक करवाते हैं या जब दिल की धड़कन तेज महसूस होती है? तो ऊपर नहीं जाता मेरा जी, बीबी सर नॉर्मल ही रहता है मेरा, नॉर्मली 125। तो देखें, फिर उस सूरत हाल में हम बेसिकली ईसीजी करवा के ये देख रहे होते हैं कि आपकी दिल की जो रफ्तार है वो किस हद तक है, क्या वो नॉर्मल कैटेगरी में है, उसका रिदम नॉर्मल है या नहीं है। बाज़ औक़ात जब नॉर्मल साइनस रिदम नहीं होता तो फिर उसकी कई कॉजेज़ या वजूहात होती हैं, यानी हम जब दिल की धड़कन अचानक से तेज़ हो जाना, बढ़ जाना, तो उसमें एंग्जाइटी और स्ट्रेस से रिलेटेड भी हो सकता है। दूसरा, हम फिर थायराइड ग्लैंड का जो टेस्ट है वो हम करवाते हैं, थायराइड प्रोफाइल। आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, T3, T4, TSH थायराइड प्रोफाइल का टेस्ट है, जो कि आप ये टेस्ट करवा सकते हैं और अपने कोई भी करीबी डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं, या आप चाहें तो मुझे भी चेकअप करवा सकते हैं। थायराइड प्रोफाइल के टेस्ट से हम ये ज़रूर देख सकते हैं। ये भी जरा बयान कर दें। मैं गैरिसन हॉस्पिटल में होता हूँ, ये गैरिसन हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक सेंटर है, मिलिट्री हॉस्पिटल है सदर में, नियर आर्मी पब्लिक स्कूल है। मैं वर्किंग एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट, मेडिकल डायरेक्टर एंड एमरजेंसी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। तो आप वहाँ पर भी आके मुझे चेकअप करवा सकते हैं। साथ में प्राइवेट क्लिनिक है ताज मेडिकल कॉम्प्लेक्स, हमदर्द यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। जो मेन चीज़ जो आपके हवाले से ये है कि हम थायराइड प्रोफाइल के जब हम टेस्ट करवा रहे होते हैं, अगर उसकी वैल्यूज़ अगर वो अंडर नॉर्मल रेंज है तो हम इसे ट्रीट कर लेते हैं। लेट सपोज अगर थायराइड प्रोफाइल अगर नॉर्मल नहीं होता तो हम ट्रीटमेंट से, बट अगर नॉर्मल होता है तो फिर हम फर्दर वर्कअप की तरफ जाते हैं। उसमें हम हॉल्टर्स मॉनिटर करवा के हम मज़ीद देख रहे होते हैं कि आया क्या रीज़न है, और अगर वो कार्डियक रिलेटेड होता है तो फिर उसके मुताबिक हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। मगर 90% केसेस में हम ये ज़रूर देख रहे होते हैं कि क्या ये एंग्जाइटी और स्ट्रेस की वजह से नहीं है, क्योंकि आपका ये जो कहना कि अचानक से शुरू होता है अचानक से, तो इसमें हम थायराइड प्रोफाइल का डेफिनेटली हम टेस्ट करवा के ही इसको इवैल्यूएशन की तरफ आते हैं और साथ में ईसीजी ज़रूर करवाते हैं। यानी अगर आपने कहीं कंसल्ट करा लिया और काफ़ी आप हॉस्पिटल्स में जा चुके हैं तो आप एक थायराइड का टेस्ट करा लें। अगर आपने नहीं कराया तो वो भी आपके लिए हो सकता है कि उसमें पता चल जाए कि आपको कहीं थायराइड की बीमारी तो नहीं है। अच्छा, इस तरह के वजूहात काफ़ी लोगों के साथ आती हैं कि पैनिक अटैक्स भी हो सकते हैं जी बिल्कुल, और एंजाइटी अटैक्स भी हो सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं लोग आजकल बड़ा डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हैं, जिसकी वजह से उन्हें डायग्नोस होने में मुश्किलात होती हैं कि हाया कि हमारे साथ हो क्या रहा है। जी देखें, इसमें अब ये पैल्पिटेशंस का होना यानी दिल की धड़कन का अचानक से तेज़ होना, इसकी कई वजूहात होती हैं। इसमें एक तो ये होता है कि डाइटरी फैक्टर्स क्या है और दूसरा आपका लाइफस्टाइल क्या है। डाइटरी फैक्टर्स में जिसमें लेट सपोज अगर आप बहुत ज़्यादा तंबाकू नोशी कर रहे हैं, निकोटीन का इस्तेमाल है, चाहे वो पान, गुटखा, छालिया है, या स्मोकिंग एक हद से ज़्यादा है, तो उसकी वजह से दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है। नंबर 2, अगर लाइफस्टाइल में अगर हम ये देखें कि अगर आपका एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है और आपकी नींद के जो वक्त का जो ड्यूरेशन है, स्लीप ड्यूरेशन, वो अगर प्रॉपर नहीं है और अगर उसमें या तो नींद की कमी है या बहुत ज़्यादा है, तो फिर उसमें भी हमें तयन करना पड़ता है कि उसकी क्या वजूहत है। क्या आपका वज़न ज़्यादा है या डिप्रेशन का है।
तो उसी चीज़ को इवैल्यूएशन करके ही फर्दर हम बाज़ औक़ात ये भी होता है कि दिल की धड़कन, जैसे यंग फीमेल्स में हमारे पास कई पेशेंट्स आती हैं और उनकी अक्सर दिल की धड़कन भरी हुई होती है, तो उस दिल की धड़कन के भरे हुए होने का हमें ये कॉज ज़रूर ढूंढना पड़ता है कि क्या है। तो हम सिंपल सिर्फ CBC करवा लेते हैं, कंप्लीट ब्लड पिक्चर काउंट, और CBC करवा के हम ये चेक कर लेते हैं कि आया उनका हीमोग्लोबिन या आयरन प्रोफाइल लोअर साइड पे तो नहीं है। अगर हीमोग्लोबिन या आयरन प्रोफाइल लोअर साइड पे, जैसे हम डायग्नोसिस करते थे एनीमिया, तो हम उसको ट्रीट करते हैं, चाहे विद द हेल्प ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन या सिंपल आयरन के सप्लीमेंट्स दे के या वीनो फॉर ट्रांसफ्यूजन हम कर देते हैं, तो टैकीकार्डिया ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाता है। तो इसकी मुख्तलिफ वजूहत होती हैं कि पैल्पिटेशंस किस वजह से, तो अपने करीबी डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें और उस हिदायत के मुताबिक अमल अच्छा, एक और इससे बड़ा मेन फैक्टर है जो कि हम सुनते भी आ रहे हैं और काफ़ी हम अपनी ज़िंदगी में सुनते हैं कि हार्ट फेलियर हो गया, दिल का साइज़ बढ़ गया। अच्छा, हार्ट फेलियर अमूमन लोग लेते हैं कि भाई हार्ट फेल हो गया, तकरीबन लोगों के अंदर यही पैनिक सिचुएशन आती है कि भाई अगला बंदा जो है वो जो है मौत के मुंह में लेकिन चला ये गया। एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, हार्ट फेलियर इज़ अ मेडिकल टर्मिनोलॉजी, और उसमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल जिस तरह कहते हैं कि फ़ेल हो गया या अब काम नहीं कर रहा। उसकी कंट्रैक्टिलिटी, जो कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी होती है, यानी उसका दिल का जो धड़कना, वो इतनी कैपेसिटी के साथ धड़क नहीं रहा होता, और जिसकी वजह से होता यह है कि फेफड़ों में भी पानी भर सकता है, जिसे हम प्लूरल इफ्यूशन कहते हैं। तो इसकी वजह से अल्टीमेटली सांस का फूलना बहुत ज़्यादा होता है। तो हम फिर उस सूरत हाल में डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, जो आपका करीबी डॉक्टर हैं या कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हम चेस्ट एक्सरे करवा रहे होते हैं, और चेस्ट एक्सरे हम जो एडवाइस होती है उसके मुताबिक फिर हम इकोकार्डियोग्राफी, जो दिल का अल्ट्रासाउंड है, वो करवा के उसमें हम इजेक्शन फ्रैक्शन और दूसरे पैरामीटर्स देख रहे होते हैं कि क्या उसके दिल की जो साइज़ है वो भरी हुई है, कितना चैम्बर इनलार्जमेंट है। अगर तो उसके चैम्बर इनलार्जमेंट है साथ में है, तो उसकी वजूहात मालूम करके हम उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। और अगर उसकी वजूहात अगर किसी कार्डियक रिलेटेड यानी एंजाइना या हार्ट अटैक की वजह से हैं, तो फिर हम एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी करके जो भी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियक सर्जन होता है उसके मुताबिक ट्रीट करते हैं। तो उसमें इजेक्शन फ्रैक्शन काफ़ी हद तक इम्प्रूव जब हो जाता है, जो कि इकोकार्डियोग्राफी से यानी दिल के अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से हमें जब पता चलता है, तो काफ़ी हद तक तबीयत में बेहतरी आ जाती है। अच्छा डॉक्टर आरिफ, एक हम ये भी बड़ा सुनते हैं, बड़ी नॉइजेस आती हैं इस हवाले से भी कि एक वॉल बंद हो गया, दो वॉल बंद हो गया, चैम्बर्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे दो, तो इस तरह से सर्वाइवल रेट वही रहते हैं या फिर कहीं ना कहीं मोमेंट में फ़र्क आता है या ज़िंदगी में फ़र्क आता है? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखें, जो वॉल्व का ये लेमैन टर्मिनोलॉजी है, हम एज अ कार्डियोलॉजिस्ट ये जो वॉल्व का बंद होना है, जिसे हम वेसल्स की अक्लूजन कहते हैं, जो वेसल्स जब बंद हो जाती हैं तो उसमें कई जगहों पे अब 3 कॉरोनरी हार्ट वेसल्स होती हैं, जैसे राइट कॉरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरी के फर्दर ब्रांचेस होती हैं। तो जब उनमें से किसी वेसल्स की अगर ऑक्लूजन होती है, तो राइट कॉर्नरी आर्टरी और लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी की जो फर्दर ब्रांच अगर उसमें ऑक्लूजन होती है, तो फिर हम एंजियोप्लास्टीज की तरफ मामलात की तरफ जाते हैं, या फिर हम कार्डियक सर्जरीज की। तो अब जो वाल्व का जो बंद होना है, इससे मुराद मतलब ये है कि इसको ट्रीट करना। अब ट्रीटमेंट ये कार्डियोलॉजिस्ट ही डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू द एंजियोग्राफी रिपोर्ट या अकॉर्डिंग टू द कुछ मुख्तलिफ तरह के स्ट्रेस टेस्ट आते हैं, जिसमें ETT का होना। तो जब वो जो डॉक्टर एडवाइस करता है ECG की बिहाफ पे, तो फिर उसके मुताबिक ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है कि फ़र्दर डायग्नोजिंग के लिए भी और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भी कि क्या करना है। बट इस तरह डायरेक्टली मेडिसिन का लेना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन पेशेंट का सर्वाइवल रेट की अगर मैं बात करूं, तो क्या उसी मोमेंटम पे चलता है या फिर कहीं ना कहीं चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, या उनको क्या एहतियाती तदाबीर? देखिए, मोर्टेलिटी रेट अगर लेट सपोज एक पेशेंट है और अगर वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ उसकी डायग्नोज हुई भी है, लेट सपोज अगर हम हार्ट अटैक की बात कर लेते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की, और उसको ऑलरेडी अगर डायग्नोज हुआ है, सिंगल वेसल डिजीज़ है और उसकी एंजियोप्लास्टी अगर ऑलरेडी हुई भी है, तो फिर उस सूरत हाल में उसको मेडिसिन लेनी है। मगर अगर उसके सर्वाइवल रेट का डिपेंडिंग उसके एक ऐप है, उसको हम डेफिनेटली उस ऐप के थ्रू हम डायग्नोज कर सकते हैं। मगर मोर्टेलिटी रेट का ये पेशेंट टू पेशेंट बहुत ज़्यादा वेरी होता है कि वो कितना सर्वाइवल रेट है। मेन चीज़ ये है कि अगर उसकी मेडिसिन और उसकी अगर मॉडिफिकेशन प्रॉपर अपनी जगह है, एहतियात के मुताबिक है, तो सर्वाइवल रेट में काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाती है, बहुत बहुत बेहतर हो जाता है। यानी ये चीज़ फ़ायदेमंद भी साबित होती है कि अगर करवा ली जाए और टाइमली। मेन चीज़ है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम। कई पेशेंट्स इस तरह होते हैं कि उनको सीने में दर्द हो रहा होता है, वो बर्दाश्त कर रहे होते हैं, उसे इग्नोर कर रहे होते हैं, हॉस्पिटल जाने से डरते हैं। जब तशखीस नहीं हो पाती और फिर जब चीज़ें डिले हो जाती हैं, तो वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन की तरफ मामला आ जाता है। सही। अच्छा, अब ज़रा
थोड़ी सी बात कर लेते हैं डायबिटीज़ के ऊपर भी, क्योंकि पेशेंट जो है वो इंटरलिंक करते हैं आपस में। जी। अगर ब्लड प्रेशर उनका हाई है तो डायबिटीज़ के सिम्टम्स भी आते हैं। तो जो आजकल यंगस्टर हैं उनमें भी काफ़ी हद तक डायबिटीज़ की चीज़ें पाई जा रही हैं, यानी डायबिटिक पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं क्यों होता है देखिए, ये? डायबिटीज़ यानी शुगर के जो अमराज, जो शुगर के जो पेशेंट्स हैं, उनका सबसे पहले तो एक चीज़ ये है कि उसके सिम्टम्स, अगर किसी पेशेंट्स को ये है कि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से वज़न गिर रहा है, बार बार पेशाब का लगना, यूरिनेशन बार बार उठ उठ के वो इसकी नींद ख़राब हो रही है, पेशाब का करना, बहुत ज़्यादा प्यास का लगना और थकन बहुत ज़्यादा महसूस होना, वज़न का गिरना, तो ये सारी वो अलामतें हैं जो शुगर की तरफ इशारा करती है। और फिर आप अपने डायबिटोलॉजिस्ट के पास या किसी भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास आप जाते हैं और उससे अपना मुआयना ज़रूर करवाते हैं। साथ में आप इस चीज़ को भी, कुछ टेस्ट होते हैं जैसे कि आप HbA1c, जो कि हमें पिछले 3 महीने की शुगर का रिकॉर्ड बता देता है। हम फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करते हैं, जो कि तकरीबन 12 से 14 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए। रैंडम ब्लड शुगर, जो कि हम यूजुअली चेक कर रहे होते हैं आफ्टर जो भी मील हम लेते हैं उसके 3 घंटे बाद। तो ये वो सारी टेस्ट हैं जो कि हम करवा रहे होते हैं, जो उस टेस्ट के मुताबिक फिर फर्दर हमें डायग्नोस करने की ज़रूरत पड़ती है कि आया शुगर है या नहीं है। जब शुगर डायग्नोस हो जाती है तो फिर हम सारे डिफरेंट पैरामीटर्स देख रहे होते हैं कि आया क्या है, क्या उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्रॉपर नहीं है, तो हम उसी की तरफ फोकस कर रहे होते हैं। अगर तो वो बहुत ही विद इन नॉर्मल रेंज है। तो जिस तरह से हमने ब्लड प्रेशर की बात करी, इसी तरीके शुगर की, कि हमें वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि फास्टिंग ब्लड शुगर वैल्यू कितनी है और रैंडम ब्लड शुगर वैल्यूज़ कितनी हैं। तो रैंडम ब्लड शुगर की वैल्यूज़ यही है कि अकॉर्डिंग टू ADA, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की, वो इसी तरह से कहा जाता है कि अगर वो 110 या 110 मिलीग्राम पर DL या उससे तजावुज़ है और वो कांस्टेंट बेसिस पे हाई हो रही है, और वो 125 से भी तजावुज़ कर जाती है कंटिन्यूसली बेसिस पे, और हम HbA1c हम जब करवाते हैं और उसमें भी मोर देन 6.5 है, तो डायबिटीज़ यानी डायग्नोज हो गई। तो डायग्नोज का होना सबसे पहले इंपॉर्टेंट ज़रूरी है कि HbA1c अगर मोर देन 6.5 है तो इसका मतलब है कि डायबिटीज़ आपकी डायग्नोज है, और अगर बिटवीन 6.5 to 7 है तो आप यानी बॉर्डर लाइन में मगर डायबिटीज़ हो चुकी है। एक टर्म हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, प्री डायबिटीज़। तो प्री डायबिटीज़ हमेशा 6 to 6.5 होती है, जो कि अब ये नई करंट वैल्यूज़ हैं जो कि ADA और हम तमाम डॉक्टर हजरात इसको मानते हैं, और इस जो कि रिसर्चर्स ने प्रूव किया है। तो जब भी प्री डायबिटीज़ होती है तो इसका मतलब ये है कि आपको एज अ मेडिसिन तो रेगुलरली बेसिस पे इस्तेमाल तो जो आप कर रहे हैं वो करेंगे, मगर शुगर के हवाले से आप खास तौर पे इसका ख्याल रखेंगे कि आपके नहीं, उसमें प्री डायबिटीज़ में हम खास तौर पे ख्याल रखेंगे कि आपका जो ले रहे हैं जो भी एहतियाती तदाबीर, उसमें बहुत ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल ना हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की ना हो, यानी एहतियात करनी है और चीज़ों में बड़ा जो है ना जी। वो फर्क और रखना प्री है। डायबिटीज़ हमेशा शुगर होने के करीब होती है, तो उसमें मेन चीज़ ये होती है कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ फोकस करें, जितना मुमकिन हो सके अपने शुगर होने से पहले ही अपने आप को बचा लें। जब अगर एक दफ़ा डायग्नोज हो गई तो फिर उसके लिए मेडिसिन ताहयात होती हैं, और फिर वो डॉक्टर ही बेसिकली वो डिसाइड करता है कि वेदर आपको मेडिसिन की थेरेपी पे रखना है या इंसुलिन की थेरेपी पे। बिल्कुल, और ऐसा ही है कि ये ख़त्म होने वाली बीमारी नहीं है। लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर मोहम्मद आरिफ, क्योंकि हमारी जितनी ऑडियंस वो आपको देख रही है? जी, क्या मैसेज देंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप जितने भी पेशेंट्स हैं जो कि अपने दिल के अमराज और शुगर के हवाले से परेशान हैं, तो वो अपनी करीबी डॉक्टर से ज़रूर इस चीज़ को रुजू करें, अपना प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन या जो टेस्ट हैं वगैरह करवा के और उसके हिदायत के मुताबिक ट्रीटमेंट इस्तेमाल करें, और अननेसेसरली जो भी मेडिसिन खुद से ना इस्तेमाल करें या किसी और के कहने पे नहीं। अगर वो प्रिस्क्राइब्ड हुई भी हैं डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक तो उसी पे करें, अपनी सेहत का ख्याल डॉक्टर की रखें। कंसल्ट बहुत ज़रूरी है, और जिस तरीके से आज पूरे प्रोग्राम के अंदर हमने डिस्कशन की, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज नहीं किया करते, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का मामला है। सेहत है तो तमाम चीज़ें हैं, और जान है तो जहान है, हम हमेशा कहते हैं, और ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ज़िंदगी आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद आरिफ, आप प्रोग्राम के अंदर आए और आपने अपना वक्त दिया, और जिस तरीके से हमने सारी डिस्कशन की नाज़रीन, वो कोशिश यही की कि आप तक ये बात पहुँचा सके। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।